Very, very warm and hilarious good evening to all my dear friends and students. Today, I am presenting a very, very important concept from the chemical bonding. Most often, the question based on the bond angle comparison is asked in the various examinations. I'm telling you exactly how you have to follow the strategy, how the sequence is to be followed in order to reach out to the final answer of the question related to the bond angles. What are the parameters you have to check out in sequence? What are the basic fundamental knowledge you must be equipped with in order to answer the questions? Let me get back to the board and make you understand how you can solve the questions based on the bond angle data. Suppose you have to compare bond angles. You have to compare bond angle of the various species that are given in the examination and what are exactly the sequence that you need to follow. तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन में आपको पहला पॉइंट देखना पड़ता है state of the hybridations. The very first thing is we have to check out the very first thing. जितने भी कंपाउंड दिए होंगे, your very first aim has to be to check out hybridization of the central atom in all the compound that are given to you. In case of the hybridization, if the hybridization is sp, then the bond angle of sp will be more than that of sp2, more than that of sp3, and finally comes here the Drago's molecule, that is no bond angle, there are no hybridizations. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस तरीके से यानी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो एक से ज़्यादा कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन सेम भी आ सकते हैं. अगर हाइब्रिडाइजेशन इनके सेम आ गया तो फिर अगला स्टेप क्या करना चाहिए, यह है कि इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ़ यहाँ लिख देता हूँ, यानी सेम हाइब्रिडाइजेशन आ गया दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए. सेम हाइब्रिडाइजेशन में केसेस ऐसे बन सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp2. एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एक से ज़्यादा केसेस हो गए तो फिर उसको कैसे कंपेयर करेंगे. सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 आती है तो इस केस में आपको फिर अगले स्टेप में, ये था मेरा पहला स्टेप, दिस वाज द स्टेप नंबर ईयर 1. हमेशा ध्यान रखना कि ये सीक्वेंस में ही स्टेप इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो उस कंडीशन में फिर आप जो कि दूसरे स्टेप में यहाँ जो कि जाएंगे. दूसरे स्टेप में यानी यू हैव टू गो बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरीज, यानी विस्पर थ्योरीज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरीज. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मैक्सिमम स्टूडेंट जो जानते हैं वो एग्जैक्टली इनकम्प्लीट थ्योरी जानते हैं. लोन पेयर रिपल्सन, मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यही इस थ्योरी का अल्टीमेट नहीं है. एग्जैक्टली जो है कि आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अंदर प्रॉपर तरीके से ये सीक्वेंस मालूम होना चाहिए. और प्रॉपर सीक्वेंस जो इसमें होता है वो होता है कि यानी ट्रिपल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन द लोन पेयर रिपल्सन, इज मोर देन जस्ट अ डबल बॉन्ड रिपल्सन, इज मोर देन द सिंगल बॉन्ड जो कि रिपल्सन्स.
ये एक्चुअल यानी सीक्वेंस जो कि होती है, और जो आप लोग स्टडी करते हैं उसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक्चुअली वो सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? एक बार आपने जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पर भी 3 रूल होते हैं इसके। ये रूल प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने पड़ते हैं। अगर आपने इस सीक्वेंस को आगे पीछे किया तो कंफर्म्ड है कि आंसर जो है कि रॉन्ग होगा। तो इसमें एग्जैक्टली जब आप जो है कि वेस्पर थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपने सबसे पहले जाना होता है ऑन द रूल नंबर 1। सबसे पहले जाएंगे ऑन द रूल नंबर 1। तो थोड़ा सा आपको जानकारी के तौर पे देता हूँ कि ये रूल एग्जैक्टली है क्या। रूल नंबर 1 ये कहता है, यानी देखो जब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, ये रूल यहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगे। कैसे होंगे अभी आपको बताते हैं। रूल नंबर 1 सिंपल सा है कि शॉर्टकट में जो कि लिख रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना यानी छोटा होगा। पर ध्यान रखना कि ये हर रूल को इम्प्लीमेंट करते टाइम पे कुछ कंडीशंस जो है कि ध्यान जो है कि रखनी पड़ती हैं। ये रूल आप तभी इम्प्लीमेंट करते हैं जब इसमें ये 2 कंडीशन जो है कि फुलफिल होती हैं। जिससे पहली कंडीशन होती है कि यानी हाइब्रिडाइजेशन हैज़ टू बी सेम। दूसरी कंडीशन है कि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन NBEPR ये डोमिनेट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट डोमिनेट। जैसे आप लोग यानी वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं उसी तरीके से NBEPR भी एक थ्योरी है जिसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरीज। वेस्पर थ्योरी में जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं वो एक्चुअली सेंट्रल एटम के होते हैं, और सेंट्रल एटम के अलावा जो सराउंडिंग ग्रुप्स लगे होते हैं या जो कि सराउंडिंग एटम्स लगे होते हैं, अगर उन पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं तो उनको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। उनकी वजह से एक्सर्ट होने वाले रिपल्सन को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बोला जाता है। तो रूल नंबर 1 इन कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है। पहला तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि NBEPR डोमिनेट, मतलब ये जो कि डोमिनेट नहीं होना चाहिए। ये कब डोमिनेट नहीं होता है इसके भी जो कि रूल हैं। इसके रूल अभी मैं जस्ट जब एग्जांपल डील करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल नंबर 1 में जाने के बाद आपको जाना पड़ता है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2, ठीक। अगर रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है तो फिर आप रूल नंबर जो कि 2 में जाएंगे। और रूल नंबर 2 जो कि सिंपल सा है कि यहाँ बॉन्ड एंगल डायरेक्टली होता है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। CA का मतलब है यानी सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये भी कुछ कंडीशंस जो कि फुलफिल करना चाहिए तभी आप ये रूल को जो कि लगा पाएंगे। इसके लिए भी अगेन जो है कि 3 कंडीशन यहाँ होती हैं। पहली 2 कंडीशन तो ऊपर वाली हैं। पहला कंडीशन वही है कि यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि NBEPR डोमिनेट नहीं होना चाहिए। और तीसरा यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम शुड बी सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम शुड बी सेम। तब जाके ये रूल जो कि इम्प्लीमेंट होता है। इन केस अगर ये रूल भी नहीं लग रहा है तो फिर इसके बाद हम जो है कि रूल नंबर 3 में चले जाते हैं। रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 सिंपल सा ये है कि बॉन्ड एंगल, ये रूल होता है कि बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम।
साइड एटम का मतलब जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होते हैं, वहाँ ये रूल को इम्प्लीमेंट जेके ले लेते हैं। इस रूल को मैं यहाँ जेके लिख देता हूँ, यहाँ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। रूल नंबर 2 अगर नहीं लगा तो इसके बाद आप जो है कि रूल नंबर 3 में चले जाएंगे, ठीक। और रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द electronegativity of the side atom or just the surrounding atoms, यानी सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी अगेन जो है कि 3 कंडीशन इसके अंदर भी आ जाती है, वो तीनों कंडीशन यानी फुलफिल होनी चाहिए। हर रूल में आपको ध्यान रखना है कि यानी कंडीशंस का ध्यान जो है कि रखना है। पहली कंडीशन तो वही है जो रूल 1 रूल 2 की थी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहना चाहिए। ये कंडीशन मतलब ये जस्ट ये कंडीशन यहाँ भी लगेगी। दूसरा ये है कि यहाँ NBEPR यहाँ भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहने चाहिए और सेंट्रल एटम भी सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर सेम एंड सेंट्रल एटम शुड आल्सो बी सेम। इस तरीके से ये हम रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज करो कि अगर रूल नंबर 3 भी नहीं लग रहा है, अगर ये भी नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में सारे के सारे बॉन्ड एंगल हमेशा इक्वल हो जाएंगे। ऑल द बॉन्ड एंगल विल बिकम इक्वल। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए आपको स्टेप लगाने पड़ते हैं। अब आते हैं sp3 पे। अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप तुरंत यहाँ पर जो है कि सीधा ये चेकआउट करना है कि क्या इसमें NBEPR डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। NBEPR क्या ये जो है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक। अगर NBEPR यानी प्रेजेंट है तो NBPR वाला जो कि रूल को लगा लेंगे। और अगर इन केस NBEPR यहाँ एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में आप सीधे जो है कि कौन सा रास्ता पकड़ लेंगे, यानी वेस्पर थ्योरी पे चले जाएंगे और इस तरीके से रूल की सीक्वेंस के थ्रू चले जाएंगे। इन अ नटसेल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में सबसे पहला स्टेप होता है यू नीड टू चेक आउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हैं तो sp का बॉन्ड एंगल मोर देन sp2 मोर देन sp3 एंड फाइनली कम्स द केस ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन और द ड्रैगोज मॉलिक्यूल। अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है तो सेम आने की स्थिति में आपको मैंने बताया कि आप चेक करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp या sp2 है या sp3 है। अगर इन केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो उसमें आपने देख लेना है कि इसमें NBEPR अगर डोमिनेट नहीं कर रहा है, NBEPR अगर डोमिनेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो है कि यानी वेस्पर के रूल पे जाना होता है। और अगर NBEPR डोमिनेट होता है तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल हमेशा हाईएस्ट जो है कि होता है। उसका भी जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। इन केस हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो पहले यानी वेस्पर थ्योरी पे जाएं। वेस्पर थ्योरी के रूल 1 रूल 2 रूल 3 को इन्वेस्टिगेट आपको करना है। अगर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं तो फिर फाइनल कंक्लूजन आता है कि बॉन्ड एंगल विल बी द सेम। इज इट क्लियर? ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे जो है कि यानी लिख दिया है एंड अब आपको मैं एक यहाँ एग्जांपल से रूबरू कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं केस यहाँ पे जो कि डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज मैंने कुछ कंपाउंड लिखे, कंपाउंड लिखा मैंने NH3 अमोनिया, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। एक कंपाउंड लिख दिया मैंने PH3।
एक कंपाउंड यहाँ लिख दिया मैंने H2O, एक कंपाउंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Cl2O, और एक कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2H5 होल ट्वाइस O, डाइथाइल ईथर। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कंपाउंड हैं। इन 6 के 6 कंपाउंड में यू हैव टू चेक आउट द बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहला काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है यू हैव टू चेक आउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशंस के केस में यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे बात करूँ तो यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन चेकआउट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा sp3। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। pH3 इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ये जो कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, नो हाइब्रिडाइजेशंस। वाटर के केस में अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी आप देखेंगे sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। तो सीधा सा जो है कि हो गया कि भाई sp2 इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल होगा सबसे कम। ये तो दो एक्सट्रीम जो है कि यानी एंड पे आ जाएंगे। अगर मैं केवल हाइब्रिडाइजेशन को ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये निकल के आया कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो जो है कि pH3 से सबसे ज़्यादा है, यानी pH3 कहाँ पहुँचेगा, सबसे लास्ट में। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यहाँ बीच में अब कंपाउंड कैसे लाए जाएं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सब में जो हाइब्रिडाइजेशन जा रही है वो क्या जा रही है, sp3। अभी अभी मैंने बोला कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो आपको चेकआउट करना है कि NBEPR डोमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको ये बता रहा हूँ कि NBEPR एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो कंपाउंड के थ्रू पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड ये कि लिखे, ऑक्सीजन पे यहाँ दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, एक कंपाउंड में यहाँ डाईमिथाइल ईथर यहाँ जो है कि लिख रहा हूँ, यहाँ पे दो जो कि मिथाइल ग्रुप जो है कि अटैच्ड हैं, इन पे भी यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक कंपाउंड में और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीजन, इधर जो है कि जोड़ दे रहा हूँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन्स, यहाँ लोन पेयर्स, इस पर भी लोन पेयर्स। सेंट्रल एटम तीनों केसेस में देखो ऑक्सीजन है, यहाँ लोन पेयर में यहाँ जो कि रिपल्सन है। जो आप देखिए वेस्पर थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं लोन पेयर रिपल्सन, वो उस लोन पेयर रिपल्सन की बात करता है जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन पर भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरीके से यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, इस क्लोरीन पर भी इस तरीके से ये 3 जो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सेंट्रल एटम से बॉन्डेड लोन पेयर नहीं है, इनको कहता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में जो कि रिपल्सन जो कि होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ भी रिपल्सन है, ये भी रिपल्सन है, ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स। और ये रिपल्सन कौन सा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स। तो इन दोनों रिपल्सन में कौन सा रिपल्सन यानी डोमिनेट करेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होता है, दिस बिलोंग्स टू द P2 यानी सेकेंड पीरियड, और उसके साथ में जो साइड एटम बॉन्डेड होते हैं ये थर्ड पीरियड के हों या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हों, या कोई यहाँ ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि ऐसी कंडीशन में NBEPR ये डोमिनेट हो जाता है ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन पे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट्स ओवर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रिपल्सन्स।
और अगर ये रिपल्सन डोमिनेट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, जो भी यहाँ थीटा एंगल होगा या थीटा एंगल इंक्रीज करेगा। इस वाले केस में भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इन बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक दूसरे को जाकर रिपेल करेंगे। ये भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ये अगेन लोन पेयर रिपल्सन कौन सा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर जाकर रिपल्सन्स। ऑर्गेनिक ग्रुप जितने होते हैं ये NBEPR जो कि शो करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं उसमें आपको जो है कि पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है, थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड। ऐसे केस में भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन से। किसका इम्पैक्ट यानी ज़्यादा होता है, जनरली यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के अलावा यानी वंडर वाल रिपल्सन भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का रिपल्सन यहाँ के रिपल्सन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी थीटा इंक्रीज करेगा, थोड़ा लार्जर एरो दिखा दिया, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इस केस में भी आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर फ्लोरीन के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो क्या यहाँ भी जो कि रिपल्सन काम करेगा, यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ भी हैं, और यहाँ पर ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ये काम कर रहा है। इस केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट करता है NBEPR पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये सेकंड पीरियड का आ गया। सेकंड पीरियड में साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से यहाँ यानी वेस्पर रिपल्सन NBEPR रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, और अगर ये डोमिनेट हो गया तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल कॉम्प्रेस कर जाएगा। ये बॉन्ड एंगल थीटा इस वाले केस में यानी कम हो जाएगा। तो अगर इनकी बॉन्ड एंगल कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर अगर ये कंपाउंड को मैं A बोल दूँ, इस कंपाउंड को B बोल दूँ, इस कंपाउंड को C बोल दूँ, तो बॉन्ड एंगल का यहाँ जो एग्जैक्ट ऑर्डर आ जाएगा, B का बॉन्ड एंगल लार्जर देन A, लार्जर देन दैट ऑफ C। इज इट क्लियर? अब आते हैं यहाँ इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि भाई कि सब में जो है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, Cl2O, ये डाइथाइल ईथर वाला एग्जांपल इसी तरीके ये मैंने डाइमिथाइल ईथर दिखा रखा। तो ये डाइथाइल क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप है जो मिथाइल से भी लार्जर है, तो इसका बॉन्ड एंगल यानी इन केसेस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन काम कर रहा है, और जब भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन काम करेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ अगर मैं सीक्वेंस में इनको बिठाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस O, इसके बाद आएगा Cl2O, ये दोनों भी आ गए, ये और ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं। अब रह गया वाटर एंड अमोनिया। तो वाटर एंड अमोनिया में आपने जो है कि एग्जैक्टली लोन पेयर की जो कि नंबर का रूल जो कि लगा देना है, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली 2, या क्योंकि इसमें लोन पेयर 2 हैं, अमोनिया में एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है कि बॉन्ड एंगल को कंप्रेस कर देगा, इसलिए इसके बाद क्या आ जाएगा, अमोनिया, अमोनिया के बाद आ जाएगा वाटर। This was one very simple case, yeah, simple example that I explained to you based on the NBEPR and the VSCPR. For more examples, keep in tune with, and we'll just discuss more examples where you have to just compare the bond angles, and moreover non-bonding electron pair repulsion theory, this needs to be explained along with the valential electron pair repulsion theory. Whatever you study the theory, that is okay, but what we need to understand about this theory is at a bit advanced level. Moreover, in NBEPR we will also study the application